ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को फिनिश किया था। हम लोग एक्चुअल में मैटर स्टडी कर रहे थे। मैटर को स्टडी करते करते हमें पता चला कि जब कोई भी केमिकल प्रोसेस होती है, प्रोसेस मीन चेंज, तो उस टाइम पे कुछ लॉज को फॉलो किया जाता है। वो लॉज क्या क्या थे वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे। पर जब आप लोग उन लॉज को पढ़ रहे होंगे तो जरूर ये दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि अगर मैं हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाता हूं क्लोरीन से तो मुझे HCl ही क्यों मिला। मैंने हाइड्रोजन को H2 ही क्यों लिखा, क्लोरीन को Cl2 ही क्यों लिखा, और ये मैंने HCl ही क्यों लिखा। क्यों नहीं मैं इसको HCl2 लिख देता या H2Cl या कुछ और लिख देता। क्यों ये चीज नहीं लिख सके हम लोग। हमने जब अमोनिया लिखा तो NH3 ही क्यों लिखा। हम लोगों ने इसका और कोई फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा। तो ये सवाल तुम्हारे दिमाग में भी आए थे और उस टाइम के ऑलमोस्ट हर साइंटिस्ट के दिमाग में ये आए कि जब ये लॉज हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्यों एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाते हैं। समझ रहे होगे बात को कि क्यों हम लोग ऐसे कंपाउंड और ना बना सकते और क्यों नहीं बन सकते। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे दिमाग में ये आया कि भाई इसका मतलब मेन चीज क्या चीज पार्टिसिपेट कर रही थी, एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, बन रहे थे कंपाउंड। तो ये जो मैटर है, इस मैटर की ऐसी क्या खासियत है, क्या इसमें प्रेजेंट होता है इस मैटर में। जैसे हाइड्रोजन को नाम तो मैंने एलिमेंट बोला, बट दिस इज अ टाइप ऑफ मैटर। तो ये क्या ऐसा क्या है इस हाइड्रोजन में जो कि जिस वजह से ये सिर्फ H2 एग्जिस्ट करता है और HCl जैसा कंपाउंड बनाता है, यहाँ NH3 बना रहे हैं। तो ऐसा क्या है। तो हमें बेसिकली क्या जानना है। अब हमारा जो नया टॉपिक है, समझ गए होंगे कि क्यों ये हाइड्रोजन इस HCl से अलग है। ये सवाल हमारे दिमाग में आएगा ही आएगा। क्यों ये इसी रेशो में बना, ये भी हमारे दिमाग में आएगा। तो इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्यों फॉलो हो जाते हैं जब हम लोग उनको किसी केमिकल या फिजिकल चेंज पे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए सबके दिमाग में उस टाइम पे ये चला कि भाई लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इस मैटर की क्या जाननी जरूरी है, स्ट्रक्चर जाननी जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। मैटर की स्ट्रक्चर हमें पता करनी है कि मैटर बना किससे हुआ है, किन किन पार्टिकल्स से वो बना है। तो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। और दूसरा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और यहीं से आपको एटम और मॉलिक्यूल का आइडिया भी आएगा। क्लियर है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमारा आज का टॉपिक है जो मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूं। क्यों करवाने वाला हूं मैंने बता दिया। उसकी एक वजह है कि हमें यह पता करना था कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही क्यों मिल रहा है। ऐसा क्या है उस रिएक्टेंट में या उस मैटर में कि जिस वजह से हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक पर्टिकुलर चीज ही बनती है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर पढ़नी पड़ेगी। ये एक्चुअल में पार्टिकुलेट नेचर है क्योंकि इसमें ज्यादातर मास इंक्लूड किया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया मैंने बता दिया कि क्यों पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बारे में दिमाग में किन किन के दिमाग में ये चीज चली। तो स्टार्टिंग में इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने बताया कि भाई जो मैटर है, जो फिलोसफर्स की बात चलेंगे, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, फिलोसफर्स ने ये आइडिया दिया कि जो मैटर है। अच्छा, ये कौन थे फिलोसफर्स, ये इंडियन और ग्रीक दोनों थे। जनरली लोग बोलते हैं सिर्फ ग्रीक थे, नहीं, इंडियन भी थे। इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स। ग्रीक में तो सबको पता ही है, एक बहुत कॉमन नाम आता है डेमोक्राइटस जो है, इसने ये स्टार्टिंग में दिया था।
उसने बताया कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स से बना हुआ है जो इंडिविजिबल है। किससे बना हुआ है? इंडिविजिबल पार्टिकल्स से बना हुआ है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स से बना हुआ है मैटर। क्लियर है? और ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स को ही क्या बोलते थे ग्रीक में? एटोमोस। एटोमोस, ए मीन्स अब्सेंस, ए मीन्स होता है अब्सेंस, और टोमोस मीन्स होता है ब्रेकिंग, जो टूट ना सके, अब्सेंस ऑफ ब्रेकिंग, इसलिए उनको एटोमोस दिया गया। तो स्टार्टिंग जो थी वो फिलोसफर्स ने दी, बट फिलोसफर्स साइंटिफिक हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसकी प्रॉपर जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो दी थी, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, was given by डाल्टन ने दिया था, जो कि एक इंग्लिश टीचर थे, इंग्लैंड के ये टीचर रहे थे। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उन्होंने एक साइंटिफिक व्यू दिया। तो मैं आप लोगों को बताया कि क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर या स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कह देते हैं, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी बोल देते हैं। तो मैं इसके कुछ थ्योरी क्या होती है पहले तो ये जान लें। थ्योरी क्या होती है? स्टार्टिंग में जैसे मान लो मैं हूं कोई साइंटिस्ट, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई ऑब्जर्वेशन देखूंगा, कोई ऑब्जर्व हुआ कि भाई ये रिएक्शन ऐसे हो रही है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जो ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने किसी और पे भी अप्लाई की, फिर किसी और पे भी अप्लाई की, तो देखा कि वो एक कॉमन लॉ को फॉलो कर रही है। ठीक है, मैंने उस लॉ को प्रपोज किया। जब वो लॉ प्रपोज हुआ तो ज्यादातर लोगों ने जब उसको अप्लाई किया तो वो करेक्ट मिला। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते गए, अब मेरे लॉ को प्रूफ मिल चुके हैं। ठीक है, मैं क्या था, मैंने कोई ऑब्जर्वेशन दी, ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे मैंने एक जनरल लॉ दे दिया कि भाई ये सभी जगह पे अप्लाई हो जाएगा, मैक्सिमम जगह पे लॉ हो गया। अब आती है थ्योरी। अब मैंने क्या किया, पता चला कि किसी जगह पे तो कोई लॉ लग रहा है, किसी जगह पे उस पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे तो वो लॉ लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सभी स्टेटमेंट्स को जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे, उन सब को एक सेट की फॉर्म में रख दिया, एक सेट की फॉर्म में रख दिया। और इसी सेट को क्या बोलते हैं, सेट जो कि ऑब्जर्वेशंस पे बेस थे, जो कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स पे बेस थे, उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है, थ्योरी बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? तो कोई भी थ्योरी, जैसे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, तो इसमें एक स्टेटमेंट नहीं आएगी, इसमें कई सारी स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, क्योंकि एक स्टेटमेंट अगर होती तो वो लॉ ही बोलते, डाल्टन्स एटॉमिक लॉ। पर क्योंकि हमने वो हर प्रोसेस के साथ या हर ऑब्जर्वेशन के साथ जो हमने एक्सपेरिमेंटली की, उसके बेस पे हमें थोड़ा थोड़ा उनको चेंज करते रहना पड़ा, इसलिए हमने कई सारी स्टेटमेंट्स को एक सेट बनाया और उसको बोला जाता है थ्योरी। क्लियर है? तो ये जो थ्योरी थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्यों आई, क्योंकि मैटर का जब हम कोई केमिकल चेंज में स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि वो कुछ लॉज को फॉलो करता है, वो पर्टिकुलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल ही बना रहा है। तो अब दिमाग में ये आया ऐसा क्यों है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो कुछ फिलोसफर्स थे, इंडियन भी और ग्रीक, डेमोक्रिटस, आप सबको पता ही है। तो इन सब ने पहले बताया कि भाई मैटर ना कुछ इंडिविजिबल पार्टिकल से बना है जिनको एटम बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, किसकी, मैटर की स्ट्रक्चर की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी डाल्टन ने, और उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए गए जिनको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की फॉर्म पे हम लोग अब स्टडी करेंगे। बट जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई सर याद तो रहते नहीं, इतने सारे हैं। तो मैं अब तुम लोगों को याद करने का हार्डली 10 मिनट्स में मैं बताऊंगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आप याद कैसे कर सकते हो। इसके लिए मैं आप लोगों को एक प्योरली काल्पनिक कहानी बता रहा हूं। इसका
कोई भी प्रमाण नहीं मिलेगा आपको, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, बट ये स्टोरी आप लोगों को हार्डली 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 10 मिनट में तो मैं पूरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बता दूंगा। मैं इस स्टोरी को बताता हूं हार्डली 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है। फिर उसके बेस पे हम लोग क्या बताएंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की स्टेटमेंट्स, वो क्या क्या स्टेटमेंट्स थी, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जानेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं स्टोरी यहां लिख रहा हूं क्योंकि एक बार मॉडिफाई भी करेंगे तो स्टोरी को आप लोगों ने सबने जान लेना है। तो ये कहानी है, जब क्या हुआ कि डाल्टन नाम का बंदा था, जो डाल्टन अपने जो ये टीचर थे, इन्होंने विश्व का जब स्टार्टिंग हुई, यूनिवर्स की जब स्टार्टिंग हुई, तो स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत पुरानी टाइम है, क्या था ये, यूनिवर्स की क्या हुई है उस टाइम पे, ओरिजिन, यूनिवर्स का ओरिजिन जब हुआ तो इसने काफी पढ़ा, ये क्योंकि टीचर है तो पढ़ते तो होंगे ही, तो इन्होंने बहुत चीजें पढ़ी और उसके बेस पे उसने क्या देखा कि जब यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ तो यूनिवर्स में क्या थे, बहुत सारे गांव बने हुए थे। क्या थे, बहुत सारे गांव थे, बहुत सारे गांव, जैसे ये एक गांव, ये दूसरा गांव, ये तीसरा गांव। यूनिवर्स के ओरिजिन के टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे गांव थे। मैं फिर बता दूं, मैं बोल यूनिवर्स रहा हूं बट आप लोग कंसीडर इसको अर्थ की फॉर्म में कर लें, अपना अर्थ है, अर्थ पे बहुत सारे गांव थे, ठीक है, समझ गए। जो गांव थे, इन गांव को उसने नाम दे दिया क्या, एलिमेंट। सभी गांव का नाम एक ही दिया, एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, ऐसे अलग अलग नाम वो देता चला गया, 1 2 3 4, पर सभी गांव को उसने क्या नाम दिया है, एलिमेंट। क्लियर है, समझ रहे हो। अब जो ये एलिमेंट है, मैटर भी कह सकते हो, ये एलिमेंट मैं बता चुका हूं, मैटर तो आप कहीं पे भी लगा दो वही चीज मैटर है। अब उसने देखा कि हर गांव, ये क्या थे, हमारे गांव थे, ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, गांव थे, गांव को उसने क्या नाम दे दिया, एलिमेंट नाम के गांव दे दिए, ठीक है भाई। अब उसने देखा कि हर गांव एक किससे बना हुआ है, कुछ घरों से बना हुआ है, वो घर बहुत ही छोटे छोटे हैं, किससे बना हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे घरों से बना हुआ है, और ये घर टूट नहीं सकते, क्या नहीं हो सकते, ये टूट नहीं सकते, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड, टूटना अलग चीज है, डिस्ट्रॉय करना अलग चीज है, ठीक है, उनको खत्म करना एक अलग चीज है, मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, इनको आप आगे नहीं तोड़ सकते। तो किससे बने हुए हैं, दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे, किससे बना हुआ है, छोटे छोटे घरों से बना हुआ है, माइन्यूट इनडिस्ट्रक्टिबल, जो टूट नहीं सकते, उन घरों से बना, इंडिस्ट्रक्टिबल हाउसेस, ठीक है। और उसने इन घरों का नाम क्या दे दिया, जो टूट ना पाए, अभी बताया मैंने, ग्रीक में बोला जाता था उनको एटोमोस, तो उसने इसका नाम दे दिया एटम। तो बताओ क्या थी पहली स्टेटमेंट, क्या देखा उसने, डाल्टन ने देखा कि पूरा विश्व कुछ गांव में डिवाइडेड है, और जो गांव थे उनको उसने नाम दिया एलिमेंट, क्लियर है, और उस एलिमेंट के अंदर क्या थे, घर बने हुए थे, क्लियर है, पहली स्टेटमेंट। तो एलिमेंट किससे बना है, छोटे छोटे जो आगे ना टूट पाए, उन घरों से बना है, जिसको बोला एटम, क्योंकि एटोमोस, ए मीन्स सब्सटेंस, टोम मीन्स ब्रेकिंग, जो आगे ना टूट पाए, तो ये उसने दिया। अब अगली स्टेटमेंट क्या देखी उसने, ध्यान से देना स्टेप बाय स्टेप। दूसरी स्टेटमेंट क्या देखी कि हर गांव के, मतलब हर एलिमेंट के जो ये घर थे, छोटे छोटे जो घर थे, ये एक दूसरे से अलग थे, किसमें अलग थे, साइज में अलग थे, जैसे कि ये साइज हो गया, ये साइज हो गया, ये साइज हो गया, और शेप भी कह सकते हैं, शेप भी अलग थी, और क्या भी अलग थे, मास भी अलग थे, ठीक है, मास भी अलग थे। तो ये है क्या,
इनका जो साइज है वो अलग और इनका मास अलग। समझ रहे होगे ना? देखो मैंने बना दिए, 2-3 ही बना रहा हूं, आगे नहीं बना रहा हूं, समझ गए होगे। तो क्या बताया दूसरे? तो जो ये हाउसेस थे, हाउसेस ऑफ वन विलेज डिफर्स फ्रॉम हाउसेस ऑफ अदर विलेजेस। किससे? विलेजेस इन किस में भाई? साइज में और मासेस में। ठीक है भाई, साइज और मासेस में अलग अलग थे। ठीक है, लेकिन जो एक ही घर के, एक ही गांव के देखोगे, एक ही गांव के ये छोटे छोटे घर क्या हैं? दे आर ऑफ सेम टाइप। वो कैसे हैं? सेम टाइप इन साइज एंड मास। साइज और मास में वो एक जैसे हैं। समझ गए? फिर से बताता हूं, जब यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ तो डाल्टन ने देखा कि भाई पूरा यूनिवर्स किसमें बटा हुआ है? यूनिवर्स किससे बना है? मैटर। समझ रहे हो? यूनिवर्स मैटर है। ठीक है, मैटर पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो वो यूनिवर्स या मैटर कह लो, वो किससे बना हुआ है? अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ है। बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट है इस पूरे मैटर में। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में उस एक एलिमेंट के अंदर ऐसे छोटे छोटे घर थे जो कि टूट नहीं सकते थे, जिनको एटम बोला गया। अब एक ही गांव के जितने भी घर थे सारे एक जैसे हैं। क्या चीज में एक जैसे हैं? उनका साइज और मास। और एक गांव दूसरे गांव के घरों से अलग है साइज और मास में। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे का मुद्दे पे आते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। यहां पे मैं 3 ही गांव ले लेता हूं। ओके, अब क्या कह रहा है अगले में कि भाई जो ये एलिमेंट है, जो ये घर है, पूरा घर, इसमें आप ये मानो कि एक घर में एक आदमी रह रहा है। ठीक है, अब ये जो एक घर है, ये एक घर या तो उसी गांव के दूसरे घर से रिएक्ट कर सकता है, शादी कर सकता है। उसने देखा कि एक घर दूसरे या तो उसी गांव से के घर से क्या कर सकता है? एक से नहीं, कोई जरूरी नहीं एक से ही करे, एक से ज्यादा से भी कर सकता है। तो वो कंबाइन कर सकता है। और जब ये रिएक्ट करेगा, क्या करेगा? मैरिज। तो मैरिज करेगा क्या? मैं यहां लिख देता हूं, ये मैरिज है। मैरिज क्या हो सकती है? एक ही घर के एक ही गांव के 2 घरों के बीच में शादी हो सकती है। एक घर जो है वो 2 घरों से शादी कर सकता है, और अपने ही गांव के घरों से शादी कर सकता है, या फिर वो दूसरे गांव के घरों से भी शादी कर सकता है। ठीक है, जब एक घर शादी करने लगेगा तो वो अपने गांव के घरों से भी शादी कर सकता है, और वो दूसरे के गांव के घरों से भी शादी कर सकता है। क्लियर है? तो शादी करके क्या बनाएगा? मैरिज के बाद जो चीज बनेगी, जैसे इसने इसके साथ शादी कर ली, तो इनको बोलते हैं क्या? कंपाउंड एटम। क्या बोलते थे इनको? कंपाउंड एटम। दिस इज मैरिज। आफ्टर मैरिज के बाद, शादी के बाद जो चीज बनी, उनका नाम बोल दिया कंपाउंड एटम। क्योंकि एक नहीं बना ना, एक से ज्यादा बने। कंपाउंड एटम को आजकल क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं भाई? मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो क्या समझे कि जो एक घर जो है वो या तो उसी घर के, उसी गांव के दूसरे घरों से शादी रचा लेगा, या फिर दूसरे गांव के घरों से भी शादी रचा सकता है। ठीक है, समझ गए? जब एक जो घर है, अब अगले पॉइंट पे आता हूं, अब सिर्फ मैरिजेस की बात करेंगे। अब क्या किया उसने? बताया कि भाई क्या हुआ, जब ये शादी हुई तो उस शादी के ड्यूरिंग हमेशा एक सिंपल रेशो में वो रिएक्ट कर सकता था। वो एक घर से भी शादी कर सकता था, एक घर 2 से भी कर सकता था। तो क्या ये सिंपल रेशो में क्या बना सकता है? कंपाउंड एटम्स बना सकता है। कंपाउंड एटम्स मतलब एक हाउस 1 और ये दूसरे हाउसेस हैं, हाउसेस। तो
तो ये एक हाउस एक से भी कर सकता था, एक हाउस दो से भी कर सकता था, दो हाउसेस यहाँ के दो हाउसेस किससे, तीन से भी कर सकते थे। तो इस तरीके से ये सिंपल रेशियो में एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते थे। समझ आ रही है बात? अब समझो, मान लो कि ये घर इस घर से रिएक्ट कर रहा है, ये घर इस घर से रिएक्ट कर रहा है, तो अब गांव तो एक ही है, समझ रहे हो ना? ये घर, एक घर इस घर से, इस गांव से, ये गांव 1 था, ये गांव 2 था, इससे रिएक्ट कर रहे हैं, इससे रिएक्ट करेगा सिंपल रेशियो में। अब इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि एक ही से रिएक्ट करे, ये दो गांव से भी रिएक्ट कर सकता था, ये 3 से भी कर सकता था, इसके दो घर इनके 3 से भी रिएक्ट कर सकते थे। समझ गए? हमेशा वो एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं, अपने घरों में भी ब्याह कर सकते हैं, मतलब अपने गांव के घरों में भी, दूसरे के गांव के घरों में भी रिएक्ट कर सकते हैं, और वो हमेशा एक सिंपल रेशियो आएगी। पर ये कोई जरूरी नहीं जैसे कि इस गांव का ये एटम और इस गांव का ये एटम एक एक ही कंबाइंड हो, कोई जरूरी नहीं। ये एक बार एक एक कंबाइन होके बना सकते हैं 1:1 रेशियो, एक बार हो सकता है 1:2 रेशियो में भी कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा डाल्टन ने ऑब्जर्व किया। समझ रहे होगे? क्लियर है? अब आती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बात बता रहा हूं। अब क्या बताया उसने और क्या देखा? जब ये घरों में देख रहा था तो उसने क्या देखा कि भाई बहुत सारे नेचुरल कैलामिटी, जो प्राकृतिक आपदाएं आई, जैसे कि ऊपर से बिजली भी गिरी, फ्लड भी आया, बहुत गर्मी भी हुई, तूफान भी आए, बहुत तूफान आए। पर उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये जो घर हैं ये ना तो नए बनाए जा सकते, ना तो ये नए बनाए जा सकते, नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो नया बना सकते, नॉर बी डेस्ट्रॉयड, नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ना इन पुराने घरों को तोड़ा जा सकता है। हाँ, ये जरूर है ये दोनों मिलके एक नया घर बना ले, एक नया घर बना ले, ठीक है, वो तो पॉसिबल है, पर जो पुराने घर हैं वो टूट नहीं सकते। तो अब क्लियर है? और एक ऑब्जर्वेशन और बता दूं, ये तो आज तक भी चलती है। उसने बताया कि देखो इन सारी प्रोसेस के अंदर जो चीज पार्टिसिपेट कर रही है वो क्या कर रहा है? अगर आप देखो तो आप लोग कहोगे सर सभी चीजों में घर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, घर पार्टिसिपेट करेंगे तो जो सबसे छोटी चीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी वो घर है, ठीक है? किसी भी प्रोसेस में जो सबसे छोटी चीज पार्टिसिपेट करेगी वो क्या है? घर है। क्लियर है भाई पूरी स्टोरी? ये डाल्टन ने देखा था। डाल्टन ने क्या देखा, मैं फिर से फटाफट बता दूं। डाल्टन ने देखा जब विश्व का ओरिजिन हुआ, मतलब जब मैटर बना, तो मैटर देखा कि मैटर के अंदर छोटे छोटे गांव हैं, पूरे विश्व में छोटे छोटे गांव हैं। वो जो गांव हैं उनका नाम दे दिया सभी गांव को, जैसे विलेजेस बोलते हैं, उसने बोल दिया विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, और उसका नाम इसने रख दिया क्या रख दिया? उसका नाम रख दिया एलिमेंट, ठीक है? फिर उसने बोला भाई हर गांव छोटे छोटे घरों से बना है जो कि टूट नहीं सकते, तो ये घर हैं। एक गांव के सारे घर एक जैसे साइज और मास के हैं। एक गांव दूसरा गांव पहले वाले गांव से साइज और मास में अलग अलग घर रखता है, ठीक है? एक घर अपने ही गांव के दूसरे घर से भी रिएक्ट कर सकता है, दूसरे के गांव के घरों से भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है? जब ये रिएक्ट करेगा तो उसके टाइम पे जो मिलेगा उनको बोला गया मैरिज कर लिया। मैरिज करने के बाद बोला कंपाउंड एटम मिल गए, जिनको बोला गया मॉलिक्यूल, ठीक है? जब ये कंबाइन करेंगे, ये सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है? हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे। दूसरी बात, एक घर से दूसरे गांव के घर से कंबाइन कर सकता है, एक घर दूसरे गांव के 2 घरों से, या 2 घर एक गांव के 3 घरों से भी कंबाइन कर सकते हैं, मल्टीपल में आएगा, ठीक है? इस तरीके से। और फिर बताया उसने कि भाई जो घर थे, जब नेचुरल कैलामिटीज आई, प्राकृतिक आपदाएं आई, उस टाइम पे ना तो कोई नया घर बना ना पुराने घर टूटे, मतलब टोटल इनमें कोई चेंज नहीं आता। और सेम टाइप जो है
ये तो मैंने बता ही दिया था। और एक सबसे बड़ी छोटी बात ये थी कि भाई जो सबसे छोटी चीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी वो ये घर थे। अब इनके बेस पे पोस्टुलेट्स लिखते हैं। पोस्टुलेट्स को स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो यहां से पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब पहले तो पोस्टुलेट्स समझ लें। पोस्टुलेट्स होती हैं स्टेटमेंट्स। क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, क्लियर है? तो अभी आपको जाननी है क्या? स्टेटमेंट्स अभी आपको जाननी है, क्लियर है? तो क्या बना पहली चीज? तो मैंने बताया यूनिवर्स जो है किससे बना हुआ है? एलिमेंट से। और एलिमेंट किससे बना हुआ है? घर से। तो यहां से मैं बता दूं यूनिवर्स का दूसरा नाम हम लोग क्या लिखेंगे? मैटर। ठीक है भाई, क्योंकि मैं बता चुका हूं मैटर इज यूनिवर्सल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली स्टेटमेंट आती है, पोस्टुलेट कह दो, स्टेटमेंट कह दो। मैं जानबूझ के मैं लिखता तो स्टेटमेंट्स भी, बट मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप पोस्टुलेट्स बता सको। तो पोस्टुलेट्स क्या हैं? पहला पोस्टुलेट क्या है? मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ, किससे बना हुआ है? कंसिस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल particles which cannot be divided further, जिनको आगे आप तोड़ नहीं सकते, divided further known as atoms। क्या बोलते हैं उनको? known as atoms। ठीक है जी, किससे बना है? एटम्स से। क्लियर है भाई? समझ गए होगे? तो जो पूरा यूनिवर्स है सबसे जो छोटी चीज इनमें क्या चीज थी? एटम। ये आगे डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, क्लियर? दूसरा पोस्टुलेट आ जाओ। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एटम के एक ही एलिमेंट, गांव, जो गांव है उसके सारे के सारे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑफ सेम टाइप इन साइज एंड मास। साइज और मास में वो एक जैसे हैं। थर्ड पॉइंट आ जाओ, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड क्या था? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग गांव के डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन, किसमें? इन साइज एंड मास। साइज और मास में वो अलग अलग आएंगे। ठीक है भाई? फोर्थ पोस्टुलेट पे आ जाओ। क्या था? शादी वाली बात थी। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन, में लिखा है, जरूरी नहीं होगा ही होगा। में कंबाइन टू फॉर्म क्या बनाएंगे? टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। आजकल इनको क्या बोला जाता है? मोलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर? मैं स्टेटमेंट मुझे सारी चाहिएगी, इसलिए मैं सारी की सारी रखूंगा यहां पे। ठीक है, फिफ्थ स्टेटमेंट पे आ जाओ जी। यहां तक समझ में आ गई बात? पूरा यूनिवर्स सबसे छोटी चीज क्या है? एटम। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो टूट नहीं सकते उनसे बना है, जिनको बोलते हैं एटम्स। ठीक है? दूसरी चीज क्या थी? एक ही गांव के जितने भी एटम्स थे सारे के सारा मास और साइज सेम था। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अलग थे। जब वो रिएक्ट करेंगे, शादी करेंगे, कंबाइन मतलब शादी कर रहे हैं, तो कंपाउंड एटम, शादी के बाद जो मिलेंगे कंपाउंड एटम्स मिलेंगे। पांचवी स्टेटमेंट पे आ जाओ। पांचवी स्टेटमेंट क्या बोलती थी? कि जब वो कंबाइन करेंगे दी एटम्स ऑफ elements always combine to form
to form compounds in simple mass ratio. सिंपल मास रेशियो में कंबाइन करेंगे, दैट इज 1:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, एक्सेट्रा, ये हो सकते हैं भाई। हमेशा सिंपल रेशियो में रिएक्ट करके और क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। मैंने नीचे लिख दिया, आजकल कंपाउंड एटम्स को बोला जाता है मॉलिक्यूल्स। 6th पोस्टुलेट पे आ जाओ भाई। 6th पोस्टुलेट क्या बोलता है कि ये एक दूसरे से, जैसे एक घर जरूरी नहीं है इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और एक बार ये एटम 2 से भी कंबाइन कर रहा है। एक बार तो 1 से करके शादी कर ली, और एक बार इसी एलिमेंट के दूसरे ने 2 से भी शादी कर ली, तो ये 2 से भी, ठीक है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन कंबाइन विद other atoms of different, with other छोड़ देते हैं, with atoms of other elements to form more than one compound atom, एक से ज्यादा कंपाउंड एटम्स बना सकता है। जैसे इसने 1 से किया तो एक कंपाउंड एटम, अगली बार इसके दूसरे एटम ने 2 से कंबाइन कर लिया, तो ये 1 से ज्यादा कंपाउंड एटम्स भी बना सकते हैं, ऐसा ये थ्योरी बोलती थी। तो छठा पोस्टुलेट आ गया। 7वां पोस्टुलेट ये लिख रखा भाई, एटम्स जो है या फिर, क्योंकि एटम्स से ही मैटर बना है, मैटर किससे बना, एटम से बना। पहला पोस्टुलेट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। आप ना तो नया, जैसे मैंने बताया जब बाहर से कैलामाइटीज, नेचुरल कैलामाइटीज आई तो उनसे ना तो कोई नया घर बना ना पुराने घर टूटे, ठीक है भाई। 8वां पोस्टुलेट पे आ जाओ। 8वां पोस्टुलेट क्या बोलता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटी चीज क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, वो है क्या, आपका एटम है। तो फुली पूरी स्टोरी मैंने एक्सप्लेन कर दी। पहला क्या बोला था, पूरा मैटर, पूरा यूनिवर्स किससे बना, छोटे छोटे गांव से, और वो गांव को बोला एलिमेंट। अब एलिमेंट किससे बने हैं, छोटे छोटे घरों से जो टूट नहीं सकते, इसलिए इंडिस्ट्रक्टिबल। तो मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर नोन एज एटम्स से बना हुआ है। दूसरी चीज, एक गांव के जितने घर हैं सारे एक जैसे, और दूसरे गांव के उनसे अलग पर एक ही टाइप के हैं, तो वो एक जैसे रहेंगे। तो मैंने बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप इन साइज एंड मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड मास, साइज और मास में वो अलग अलग हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट के एटम्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स में कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, वो एक दूसरे से शादी करके कंपाउंड एटम्स बना सकते हैं। वो कंपाउंड एटम्स बना के कैसे बनाएंगे, दे कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स आइदर इन सिंपल मास रेशियो, वो सिंपल मास रेशियो में कंबाइन करेंगे। दूसरी बात, एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से रिएक्ट करके क्या कर सकता है, वो एक से ज्यादा कंपाउंड एटम्स भी बना सकता है। और फिर 7वां था, ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। होपफुली सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। स्टोरी थोड़ी लंबी बना दी मैंने ताकि आप लोगों को एकदम से क्लियर आइडिया हो जाए। कोई पॉइंट ऐसा हो, मेन चीज एलिमेंट पे फोकस कर लेना। जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया था तो उसमें भी ये चीज बताई थी कि एलिमेंट वो होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हैं। ये देखो,
ये तो मैंने जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग ये पूरी स्टोरी याद कर लें, एक गांव, बहुत सारे गांव, मैटर के अंदर बहुत सारे गांव, गांव के अंदर एक जैसे घर, झोपड़ी समझ लें, उन सारी झोपड़ियां एक जैसी, वो शादी एक दूसरे से एक ही गांव में भी कर सकते हैं, विच इज नॉट एथिकल, तो वो कर लेते थे पहले टाइम पे, तो ऐसा ही होता था, दिस इज द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो उस टाइम पे कर लिया करते थे, दूसरे से भी कर लिया करते थे, वो एक भी शादी कर सकता था, एक से ज्यादा भी शादियां कर लेते थे, तो वही सारी बातें बताई, पता चला ये जो घर है भाई, ये कभी भी ना तो नए बने, जिस टाइम पे ओरिजिन हुआ उस टाइम से जैसे घर थे वैसे ही घर आज भी होने चाहिए, समझ रहे हो, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि जी हमने तो नया बनाया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट, मेरे हिसाब से ये पार्ट मेरा क्लियर हो गया। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ऑफ, अब आप लोग समझें कि मुझे क्या बतानी थी, क्यों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी गई थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी गई थी टू एक्सप्लेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, क्यों वो लॉज अप्लाई कर पाए, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकल कॉम्बिनेशंस, तो क्या क्या लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के, वो आपको पता है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैं सिर्फ एक बार लॉज लिख देता हूं, आप लोग सुन लें, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यही है, मैंने आप लोगों को बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बजाय मैटर भी लिख सकते हैं, मैटर भी लिख सकते हैं ना, मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल, मैंने बताया। अब बताओ जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ, किससे बना है, कंसिस्टिंग ऑफ, टेल मी, इज कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और एटम क्या है, एंड एटम इज इंडिस्ट्रक्टिबल, ये तो बोल दिया, एटम को तो डिस्ट्रक्ट कर नहीं सकते हो, इज इंडिस्ट्रक्टिबल, तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, और एटम से ही क्या बना है, मैटर, तो मैटर भी क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर गया। दूसरा आ जाए लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, टेल मी क्या था कांस्टेंट कंपोजिशन, कि हमेशा जब एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो वो चाहे कितने भी मेथड से बना ले, you will always get the same compound, same mass ratio, एक कंपाउंड को आप कितने भी मेथड से बना ले, उस कंपाउंड के अंदर उसकी मास रेशियो हमेशा फिक्स रहेगी। आप लोग ये पोस्टुलेट देख सकते हो, ये वाला नहीं है, the atoms of elements always combine to form compound atoms in simple mass ratio, तो सिंपल मास रेशियो में वो आएगा, यही लॉ ऑफ केमिकल कांस्टेंट कंपोजिशन है। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट 5, पांचवें पोस्टुलेट के बेस पे आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड इज क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता दें क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, टेल मी क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि एक एलिमेंट जिसका फिक्स मास है वो दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकता है, जैसे CO था, CO2 था, तो ये तो एक घर, एक गांव का एक घर है, ये दूसरे गांव का घर है, तो उसने एक से शादी कर ली, और ये जरूरी नहीं वो दो से भी शादी कर ले, ठीक है, दो से भी शादी कर ली, तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, यही तो था मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो तो दूसरे एलिमेंट की मास रेशियो हमेशा होल नंबर मल्टीपल में आएगी, तो देख लो ये 16 ये 32, यही तो था मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक्सप्लेन कर दिया क्या नहीं कर दिया, बाय एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन कंबाइन विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड एटम, दूसरे एलिमेंट के एटम्स से, मतलब दूसरे गांव के घरों से वो एक से ज्यादा घरों से भी क्या कर सकता है, शादी कर सकता है, और एक से ज्यादा कंपाउंड एटम बना सकता है। ओके, फोर्थ कौन सा था जी, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, शुरू करते हैं भाई,
क्या कहता था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? पहली चीज, जब दो एलिमेंट किसी फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे, जब दो एलिमेंट किसी फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करेंगे, तो जिस मास रेशियो में उन्होंने कंबाइन किया है थर्ड मास से, या तो वो उसी मास रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करेंगे या फिर उसकी मल्टीपल रेशियो में कंबाइन करेंगे। तो ये दोनों के दोनों पोस्टुलेट आ गए वहां पे, ठीक है ना। 1:1 में हो सकता है, 1:2 में, 2:3 में। तो दोनों के दोनों ये चीज एक्सप्लेन करती हैं क्या? आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉस। आप लोग कह सकते हो सर पांचवा लॉ, क्योंकि मैं बता चुका हूं डाल्टन जो है वो है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। जनरली ये मास से डील कर रहा है, वॉल्यूम से नहीं कर रहा है, ये इसकी लिमिटेशन है। तो शुरुआत करते हैं लिमिटेशंस ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लिमिटेशंस क्या है? क्या क्या लिमिटेशंस हैं ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस बताएं भाई। पहली लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। बाकी सारे के सारे एक्सप्लेन कर रहा बहुत अच्छे से, लेकिन गैसियस वॉल्यूम्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्लियर है? दूसरी बात, ये क्या नहीं बताता है कि भाई जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं अमोनिया बना, उसने बता दिया कि ये एक रेशियो में आएंगे, सही बात है, मान ली, पर क्यों रिएक्ट कर गए? क्यों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग नहीं रहे? क्यों उन्होंने कंपाउंड बना लिया? इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ या रीजन ऑफ रिएक्शन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स के एटम हैं वो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, इसने नहीं बताया है। तीसरी चीज ये क्या नहीं एक्सप्लेन करता? इट डज नॉट एक्सप्लेन द फोर्सेस होल्डिंग the atoms in compound atom together। ऐसे कौन से फोर्सेस हैं compound atoms holding the atoms in compound atoms? कंपाउंड एटम्स में ऐसे कौन से फोर्सेस हैं जो उनको एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं? ऐसा तो नहीं बता रहा ना भाई अमोनिया बना जैसे या NH3 बना, तो इसके अंदर ऐसा क्या फोर्स है कि ये इसके साथ चिपका रहा है, ये अलग ही नहीं हो रहा है, सिंपल टेक्निक से ये अलग ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी क्या फोर्स है? ऐसी कोई चीज ये इसने बताई नहीं। इसने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बताए, बट कौन सा लॉ नहीं एक्सप्लेन किया? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, अब आती है, हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं क्या? मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसीलिए मैंने इनको यहां पे रखा था, मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जो पोस्टुलेट हैं वो मैं यहां पे बताता भी चलूंगा। मॉडिफाइड, अब इसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं, मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं भाई इसको, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आपके एग्जाम में, खासकर जब आपका स्कूल में एग्जाम होंगे तो उस टाइम पे जनरली मॉडिफाइड ही पूछ लेते हैं। तो समझ गए थे, घर तो समझ ही गए थे सभी को, लेकिन आज के टाइम पे जो उसने बोला, पहली बात, मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। तो क्या था पहला यही लिख रहा हूं, मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ very small particles which may be divided further। आप सबको पता है एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनसे बना है। तो अभी पहले क्या मानते थे कि मैटर किससे बना? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको एटम बोलते हैं, जो कि आगे डिवाइड नहीं हो सकते, पर ये डिवाइड हो सकते हैं, मे बी डिवाइडेड फर्दर, नोन एज एटम्स। पर नाम नहीं बदला है, आप लोग इसलिए कंफ्यूज ना हो। अभी भी मैं अगर आपको बताऊं, जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एटम को आज भी यही कहते हैं कि इट इज इनडिविजिबल।
जब खासकर फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ाते हैं तो। बट एटम जो है समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज तो एटम इज डिविजिबल। एटम किस में टूट सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबको पता होगा, शायद ये आप लोगों ने अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा। तो बताया मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जरूर हैं, विच मे बी डिवाइडेड फर्दर, जो आगे डिवाइड हो सकते हैं, तो उनको बोला गया नॉन एज एटम्स। ये मैं आगे बता दूंगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम इन टाइप, सेम टाइप इन साइज एंड मास। तो ये कोई जरूरी नहीं है भाई। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक ही एलिमेंट के जो घर थे उन्होंने बताया सारे एक जैसे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, वो अलग अलग हो सकते हैं। फ्रॉम ईच अदर सारे नहीं हैं, कुछ एक की बात कर रहा हूं, कुछ एक हो सकते हैं। तो कैसे भाई? देख ले, पोस्टुलेट, शायद कंफ्यूजन नहीं रह रहा होगा स्टूडेंट्स को, मैं सब कुछ बोल ही रहा हूं। मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जो आगे टूट सकते हैं, और उनको एटम्स बोल दिया गया। वो किस में टूट सकते थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। दूसरा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट में डिफर फ्रॉम ईच अदर, वो अलग हो सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा वो किस चीज में सिमिलरिटी थी? उनमें सिमिलरिटी थी साइज में और मास में। पर आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल आइसोटॉप्स, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियोस में ये बताया है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन एटॉमिक मास। वो एटॉमिक मास में डिफर करते हैं। आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखना, मैंने जो आइसोटॉप की लिखी थी, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा पर एटॉमिक मास अलग रहेगा। जैसे ये वाला गांव लिया हमने, ये लिया तो इसके अंदर मैंने ये हाइड्रोजन नाम का गांव ले लिया, एलिमेंट हाइड्रोजन है। तो इस केस में एटॉमिक नंबर सबका सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, साइज भी हो सकता है सेम हो पर मास अलग हो सकता है। इसकी हड्डियां हो सकता है, इस पे जो ईंटें लगी हुई हो, साइज तो सेम है बट बहुत ज्यादा डेंस हो ये, तो ये मास अलग हो गया। तो यहाँ पे जैसे H11, H12, H13, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि सब एलिमेंट तो एक है, एटॉमिक नंबर भी एक है, पर मास अलग हो गया। और पोस्टुलेट क्या बोलता था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, कि एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के जितने एटम्स हैं वो सारे मास और साइज में एक जैसे हैं। भाई साइज में हो सकता है सेम होंगे पर मास तो अलग अलग भी आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आइसोटॉप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में डिफर फ्रॉम ईच अदर, फॉर एग्जांपल आइसोटॉप्स। ठीक है जी। अगला आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में, एलिमेंट्स डिफर कह रहा है फ्रॉम ईच अदर, मे बी सेम। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में बी सेम, एक जैसे हो सकते हैं मास में। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका, उनको बोलते हैं क्या, जिनका मास तो हो सेम, उनको बोलते हैं आइसोबार्स। तो दी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स having different atomic number but atomic mass, but same atomic mass are isobars. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ले लें पोटेशियम 1940, इसका एक आइसोटॉप, एक कैल्शियम 2040, ये ले लिया। दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर मास सेम है, तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। तो वही बोला था भाई, ये कैल्शियम नाम का गांव है, ये पोटेशियम नाम का गांव है, मतलब एलिमेंट। तो इनके, वो कह रहा था घर अलग अलग है, साइज अलग अलग है, साइज अलग हो सकते हैं पर क्या चीज सेम है, उनका मास सेम है। तो ये सेम है तो वो सेम हो सकते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, तो ये ठीक है, ये पोस्टुलेट करेक्ट है। द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स इन सिंपल मास रेशियो, करेक्ट है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन कंबाइन एटम्स, ओके, इसमें एक चीज और डाल देते हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स इन सिंपल और
और कॉम्प्लेक्स मास रेशियो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा सिंपल मास रेशियो में ही कंबाइन करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, कंबाइन करके कंपाउंड आइटम बनाएंगे, बट सिंपल रेशियो इज नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जांपल C12H22O11, तो रेशियो क्या आ रही है यहाँ पे 12:22:11। दिस इज नॉट अ सिंपल रेशियो, ये कॉम्प्लेक्स रेशियो है। तो वो कॉम्प्लेक्स रेशियो में भी कंपाउंड एटम्स बना सकते हैं। ये करेक्ट है कि वो एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। अब आ जाओ, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी मैंने बताया एटम क्या है, इज डिस्ट्रक्टिबल। और यहां पर आपको जरूर जानना चाहिए कौन सा पॉइंट था, ये 7वां। चलो यहीं लिख देते हैं, अब थोड़ा साफ सुथरा सा हो जाएगा। 7वां लिख रहा हूं कि एज ऑन बेसिस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस एन एटम ऑफ एन एलिमेंट can be converted into atom of another element दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन एज, दिस प्रोसेस इज नॉन एज, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसम्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसम्यूटेशन। म्यूटेशन होता है चेंज इन जीन्स, जीन के कोड बदल दिए हैं। जैसे मान लो मेरी बॉडी के अंदर है मेरा जो जेनेटिक कोड है, अगर उसको बदल दो तो मैं दूसरा ह्यूमन बीइंग होऊंगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपने यूरेनियम को क्या कर दिया, यूरेनियम से प्लूटोनियम बना दिया, ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के बेसिस पे, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बेसिस पे आप सबने पढ़ा होगा नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बन सकता है जब उसमें न्यूक्लियस में रिएक्शंस होंगी। क्लियर है? तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? ट्रांसम्यूटेशन। तो इसके बेसिस पे हेंस एटम कैन बी converted into another form, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरे एलिमेंट में। एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। तो आप समझे कि डिस्ट्रॉय नहीं हो गया क्या, यूरेनियम का वो एटम डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि अब वो यूरेनियम तो बचा ही नहीं, वो क्या बन चुका है? प्लूटोनियम बन चुका है। तो ये ट्रांसम्यूटेशन है, ये आर्टिफिशियल जो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं उनमें हम लोग ये कर सकते हैं। क्लियर है? 8वां पोस्टुलेट सेम है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर है जी? तो ये थे पूरी की पूरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। होपफुली किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हुई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जिन स्टूडेंट्स ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और लाइक भी दबा दिया करो, इससे हम लोगों को थोड़ा सा मोरल बूस्टिंग आती है। ओके, तो जो नेक्स्ट रहेगा, मैंने जो अभी तक बताया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें आप देखेंगे कि मैंने जितनी लिमिटेशंस बताई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे दूर नहीं हुई है। तो अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन लिमिटेशंस को दूर करते जाएंगे। इसके अंदर तो हमने सिर्फ और सिर्फ आइसोटोप और आइसोबार और ट्रांसम्यूटेशन, ये 3 चीजों को ही स्टडी किया है जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में डाली गई। इसीलिए जनरली स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाता है? मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई जाती है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो सिर्फ इसलिए मैंने बताई ताकि आप समझें कि सोचना कैसे है, कैसे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ सकती है। ओके, तो जो अगला टॉपिक रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग है, और रियल बताऊं तो वहीं से एटम मॉलिक्यूल की स्टडी शुरुआत होगी, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास की स्टडी की शुरुआत होगी।
और असल कंसेप्ट आप जानोगे, तो वो है क्या, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो वो मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। भाई स्टूडेंट्स, आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखा करो, तभी हमें मजा आएगा। आप लोग वीडियो देखते हो, बीच में छोड़ देते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश, हालांकि मैं वीडियो के एंड में ये बात कह रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में कहनी चाहिए थी, बट मैं आप लोगों को एंड में भी कह रहा हूँ कि भाई जो स्टूडेंट पूरी वीडियो नहीं देख रहा है उसका कंसेप्ट पूरा नहीं हो सकता है। मैं 10-15 मिनट की वीडियो नहीं बना पाऊंगा, 10-15 मिनट में वो कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं हो सकती है। ओके, तो स्टूडेंट्स जरूर हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। इवन जो टीचर्स भी देखते हैं उनसे भी हम लोग ये चाहेंगे कि वो भी पूरा वीडियो देखें। अगर कोई कमियां हैं तो हम लोगों को आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है कि हम लोग उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।